हेलो बच्चों, आपका बायोलॉजी में टेस्ट में राज सर आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें बताए जाएंगे, जिससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड में आप बहुत ही अच्छा करते हैं। थोड़ा नहीं, 70 में 70 लाने की मौका मिल रहा है आप लोग को, ये मौका गंवाएं नहीं। अच्छे तरह से पढ़ें, अच्छे तरह से रिवीजन करें, कोई बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, आप लोग के लिए दोनों ही प्रयास किया जा रहा है। और एक और मैं बात बता दूं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सुबह वाला क्लास जो रहेगा वो बंद रहेगा, लेकिन हाँ, ये दोनों ऑब्जेक्टिव का क्लास और शॉर्ट क्वेश्चन का क्लास चलता रहेगा। और इतना प्रयास किया जाएगा जो शॉर्ट प्रश्न दिया जाए उसमें सारा का सारा आपको अच्छे ढंग से समझा दिया जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आए। और हाँ, आप लोगों को डेली प्रयास करना है कि जितना मैं पढ़ाऊँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाऊँ या शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाऊँ, उसको अच्छे तरह से रिवीजन कर लेना। अगर मेरे साथ साथ जैसे मैं शेड्यूल के अनुसार चल रहा हूँ, वैसे आप भी शेड्यूल के अनुसार चलते हैं तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा करेंगे, आप 70 में 70 लाएंगे। तो इसलिए बच्चों, बिना घबराए हुए आप रिवीजन करते रहिए। बायो में आपका अच्छा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि पूरा का पूरा आपका अच्छा हो जाए। और हाँ, 70 में 70 लाना है। इसके लिए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं लेसन 4 जनन स्वास्थ्य। इस जनन स्वास्थ्य से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें देखेंगे। और हाँ, इस चैप्टर का इतना ही प्रश्न नहीं है, और भी है जो कि दूसरा एपिसोड में आप लोगों को मिलेगा। देखिए, तब तक के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। आइए शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न दे रखा है कि परिवार नियोजन की शुरुआत कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1951 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1977 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1981 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोगों को मैं शॉर्ट प्रश्न में भी बताया था, या आप लोगों को जो क्लास चला था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1951 ईस्वी में। इसका पहला ही आंसर होगा जो होगा कब, 1951 ईस्वी में हुआ था। अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि विवाह योग्य आयु होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है 21 वर्ष लड़का 18 वर्ष लड़की, और दूसरा प्रश्न दे रखा है 24 वर्ष लड़का 21 वर्ष लड़की, तीसरा प्रश्न दे रखा है 27 वर्ष लड़का 24 वर्ष लड़की, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है कि कम से कम लड़का का उम्र होना चाहिए 21 वर्ष और लड़की का होना चाहिए आपको 18 वर्ष। मतलब इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। पहला ही ऑप्शन क्या है बाबू, इसका सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिसमें से दे रखा है कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था। पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था। पहला ऑप्शन है 6 अरब, दूसरा ऑप्शन है 2 अरब, तीसरा ऑप्शन है 5 अरब, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका जो सटीक आंसर होने वाला है बाबू, तो वो है 2 अरब। पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था उस समय, कितना था बाबू, 2 अरब था। आप लोग को याद रख लेंगे कि दूसरा ही ऑप्शन होगा इसका क्या, 2 अरब। अगला चौथा प्रश्न पे आते हैं कि 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था। ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 6 अरब, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 अरब, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5 अरब, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों को 6 अरब। इसका क्या होगा, 6 अरब। याद रख लेना है, क्या होगा बाबू, 6 अरब। पहला ही ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। देश के आज़ादी समय भारत की जनसंख्या कितना था। पहला ऑप्शन है 35 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 350 मिलियन, और तीसरा ऑप्शन है 1 and 2 दोनों, चौथा है 1 अरब। तो मैं बता दूं, देश के आज़ादी के समय जो देश का जनसंख्या था वो दोनों हो जाएगा। आप 35 करोड़ बोलो या 350 मिलियन बोलो, दोनों का दोनों मतलब एक ही होता है। तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आते हैं अगले ही प्रश्न पे, जो कि 6 नंबर प्रश्न है। दे रखा है 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितना था। ऑप्शन दे रखा है पहला 6 अरब, दूसरा ऑप्शन 2 अरब, तीसरा ऑप्शन 1 अरब, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपको 1 अरब, जो कि तीसरा नंबर सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं 7 नंबर। कितने वर्षों में हमारी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। मैंने देखा था, हम लोग जानते हैं कि जिस ग्रोथ से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो हमारा एनसीईआरटी बताता है कि अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ता रहा तो 33 साल में हमारी जनसंख्या कैसा हो जाएगा, दोगुनी। जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है 33 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 17 वर्ष, और चौथा ऑप्शन सभी।
तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, जो कि एनसीईआरटी हम लोग को बताता है, उसके अनुसार हम लोग को कौन सही है, 33 वर्ष सही है, जो कि पहला ही क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि शहरों के काम काजी युवा दंपति ने अपनाया था, हम दो हमारा दो, हम दो हमारा एक, हम दो हमारा चार, हम दो हमारा पाँच। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बच्चों, इसका राइट आंसर होने वाला है हम दो हमारा एक, जो कि दूसरा प्रश्न है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न दे रखा है गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज हुई थी। पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है पटना में, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कोलकाता में। और भी सहेली के बारे में 2-3 पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखेंगे। ये सहेली गोली जो है वो सप्ताह में एक बार खाई जाती है, साप्ताहिक गोली है, मतलब याद रख लें ये साप्ताहिक गोली है। और ये गर्भ निरोधक को रोकने में बहुत बड़ा मदद करती है। अगर किसी को कोई चाहता है कि गर्भ धारण को रोका जाए, गर्भ धारण नहीं हो, इसके लिए अगर सहेली गोली खा सकते हैं आप, जो कि सप्ताह में एक दिन खाई जाती है। और इसकी जो खोज हुई थी ना, ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन पहला दे रखा है मुंबई, दूसरा पटना, तीसरा लखनऊ, चौथा कोलकाता। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपको 3 नंबर, जो कि लखनऊ है। आपको भुलाना नहीं है, सहेली गोली की जो खोज हुई थी वो लखनऊ में की गई थी। अगला आते हैं सहेली की खोज किसने की थी, CDRI, RIAD, DCIP और चौथा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना बाबू, ये पहला ही हो जाएगा, CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रख लेना है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला आते हैं प्रश्न पे कि किस जांच द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है बिडाल टेस्ट, दूसरा है एमिनोसिंथेसिस, तीसरा है MRI टेस्ट और चौथा है सभी। तो इसका बाबू पहला ऑप्शन दे रखा है बिडाल टेस्ट और दूसरा दे रखा है एमिनोसिंथेसिस, तीसरा दे रखा है MRI टेस्ट और चौथा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमिनोसिंथेसिस। आपसे एग्जाम में 2 नंबर में भी एमिनोसिंथेसिस के बारे में पूछ देता है कि एमिनोसिंथेसिस क्या है। तो आप लोग याद रखना है, एमिनोसिंथेसिस एक जांच की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग गर्भाशय में पल रहे भ्रूण के लिंग का पता लगाते हैं और उसके साथ साथ जो उसमें बीमारियां है या कोई बीमारी है कि नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी हमको कौन देता है, एमिनोसिंथेसिस देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं संतानोत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है, मतलब वही गर्भधारण का क्या उपाय है। पहला प्राकृतिक विधियाँ, दूसरा है हार्मोनल विधियाँ और तीसरा है हार्मोनल विधियाँ और चौथा है आप लोगों को दे रखा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो होगा सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, सभी। अगला आते हैं एमिनोसिंथेसिस द्वारा जांच किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि भ्रूण का पता भी लगाया जाता है, लिंग का भी निर्धारण होता है और आनुवंशिक संरचना का भी पता लगता है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सभी। अगला है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मैंने आप लोगों को पहले ही प्रश्न बताया था सहेली में। पहला है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है पुणे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसका आंसर राइट होने वाला है कौन सा, लखनऊ। देख रहे हैं, अगर आप समझते हुए चलते हैं ना तो सारे प्रश्न एग्जाम में आपसे बन जाएंगे। अगला आते हैं निम्न में से कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। पहला है मुखिया गोली, दूसरा है वासेक्टोमी, तीसरा है ट्यूबेक्टोमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। बाबू हम लोग आप लोगों के लिए बताया था मैं आप लोगों से कि जो वासेक्टोमी जो होता है, जिसको नर नसबंदी के नाम से जानते हैं, जिसमें शुक्रवाहिका नलिका काट के क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आप समझ लिए हैं, हमको पता है। तो इसका आंसर होगा वैसेक्टोमी। अगला है निम्न में से कौन सी तकनीक स्त्री से संबंधित है। पहला है मुखिया गोली, दूसरा है वासेक्टोमी, तीसरा है ट्यूबेक्टोमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं ट्यूबेक्टोमी मादा के लिए मादा नसबंदी के नाम से जानते हैं, जो कि इसमें सही होगा ट्यूबेक्टोमी, जो कि तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न दे रखा है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग बताया था बाबू, आप लोगों को बताया था मैं कि RCH, जिसमें गांव की आशा लोग जो होती हैं वो क्या करती हैं, गर्भवती महिला को सलाह देती हैं कैसे रहना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, या छोटा सा बच्चा उसको क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है, कैसे रखना है। या टीवी पे भी बहुत सारा प्रचार मिलता है कि हम लोगों को बच्चे को कैसे क्या खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाया जाए, गर्भवती महिला को कैसे रहना चाहिए, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी कौन देता है, RCH। ये आप लोगों को याद रख लेना है, RCH भूलना नहीं है बाबू। अगले प्रश्न पर जनसंख्या दिवस
किस दिन मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है बाबू, याद रख लेना है, 21 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ इतना ही प्रश्न रहने देते हैं बाबू। और हाँ, अच्छे तरह से इसको रिवीजन करेंगे। अब जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और हमें पता है कि अब बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे कि अच्छा हो। और हाँ, इतना ही नहीं छोड़ देना है। और प्रतिदिन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का प्रश्न का मिलेगा, जिसमें शॉर्ट प्रश्न भी रहेगा और लॉन्ग प्रश्न को भी दिया जाएगा, जिससे अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एक भी एग्जाम से इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए डेली के डेली मेरे लेक्चर को ज़रूर देखें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।